नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं द सच पत्र। आज की चर्चा बिहार के उस एनकाउंटर पर है जिसने पूरे देश में पुलिस कार्रवाई, नागरिक अधिकारों और कानून के राज को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोजपुर जिले के बेलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि भरत अवैध हथियार के साथ और उसने पुलिस पर फायरिंग की और दूसरी तरफ परिवार और ग्रामीण कई सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में एक युवक की मौत का सवाल इसलिए भी जरूरी है और सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया तो क्या पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है, और अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था तो फिर वायरल वीडियो में दिख रही तस्वीरों की व्याख्या क्या है। मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, हथियार इनको दे दिया गया। इन्हीं सवालों की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार निखिल अनुराग। निखिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। पहला प्रकाश आप इस पूरे मामले पे डालिए, क्योंकि ये जरूरी जानना है कि आखिरकार मुद्दा क्या है और चल क्या रहा है वहां पे। देखिए विश्वजीत जी, ये 17 तारीख से जो घटना अभी तक चल रही है, जैसे कि 17 तारीख से एक वीडियो वायरल हुआ एक बच्चे का, 28-29 साल का एक लड़का है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस उसके घर पे गई। पुलिस घर पे जाने के बाद कोशिश की कि वो हथियार डाल दे और मेरे साथ थाना चले, सरेंडर कर दे। लेकिन वो लड़का हथियार नहीं डाला और वीडियो बनाता रहा, वो लाइव करता रहा, फेसबुक लाइव करता रहा। लेकिन पुलिस लगातार उसके घर पे जाती रही और लेकिन 17 तारीख 18 तारीख को सुबह तक शायद पुलिस ने कोशिश की थी कि वो हथियार डाल दे। लेकिन पुलिस इतनी बड़ी पुलिस की एक संख्या में भी वहाँ लोग पहुंचे थे, उसके बावजूद वो हथियार उनसे वापस नहीं ले सके और वो लगातार वीडियो बनाता रहा। यहाँ पे पुलिस पे भी एक सवाल उठता है कि जब आप लगातार 24 घंटे तक कोशिश करने के बाद एक व्यक्ति से आप हथियार छीन नहीं पाते हैं या हथियार रखवा नहीं पाते हैं और अंततः वह प्रेशर में आकर के या फिर अपने मन से वो हथियार फेंक देता है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। हाँ फेंकने के हाँ हाँ। बाद अचानक से खबर आती है या फिर वो वहाँ के लोग के द्वारा बताया गया कि गोली चलती है और युवक को, उस लड़के पे करीब 4-5 गोली लगती है, ऐसा एक रिपोर्ट है। और वो गोली घुटने के ऊपर मारी जाती है। तो एक सवाल तो है कि जब एनकाउंटर एक का एक नियम होता है, एनकाउंटर का एक रूल्स होता है, अगर कोई हथियार फेंक दे तो उसके ऊपर आप एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। ये तो एक व्यक्ति के लिए ही ये लागू नहीं होता है, ये तो भारत सरकार के जितने सैन्य विभाग हैं, जैसे कि यहाँ तक हमारी आर्मी तक जो है, वो आतंकवादियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करती है कि वो जब हथियार डाल दे, आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, तो उसके ऊपर गोली नहीं चलाती है, उसको वापस ले आकर के पूछताछ करती है या फिर उसको जेल में डालती है, कानूनी कार्रवाई के लिए आगे भेज देती है। सॉरी। लेकिन किसी मायने में यह निष्पक्ष बात या निष्पक्षता नहीं हो सकती है कि आप किसी निहत्थे पे एनकाउंटर चला दें, बिल्कुल बिल्कुल, एनकाउंटर कर दें। पुलिस पे लेकिन ये तो सीधा सीधा हाँ, पुलिस के स्टाफ पर सवाल है ना कि आपको बिल्कुल। पता है कि एनकाउंटर जो आप कर रहे हैं, आपको पहले से पता था कि वो गिरफ्तार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या ये सवाल पूरी तरह नहीं बनता है कि पुलिस ने जो 16 जून को किया और उसके घर पे पहुंच के जो घटना को अंजाम दिया, क्या उस पुलिस बिल्कुल असफल थी इस मामले में? क्या पुलिस की ये रणनीतिक विफलता थी, या पुलिस इस घटना को पूरी गलत तरीके से आंका इसको? बिल्कुल, वीडियो में भी देख सकते हैं आप कि पुलिस उनके घर पे पहुंची थी और पुलिस से एक कन्वर्सेशन चल रहा था, उनकी बातचीत चल रही थी भरत तिवारी की। लेकिन पुलिस या तो कन्विंस नहीं कर पाई या उनसे हथियार नहीं छीन पाई। दोनों में से एक काम पुलिस को करने चाहिए थे। मतलब असफल अगर हो गई ना, पुलिस विफल है ना वो तो। हाँ, पुलिस बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस इस मामले में, और इसके इसका पुलिस ने खुद इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने 4 या 5 लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो इसका तो यही निष्कर्ष होता है कि आपकी पुलिस असफल थी बंदूक छीनने में या फिर उसको सही रास्ते पे लाने में।
तो ये तो पुलिस विभाग ने ही उनको निष्कासित करके जवाब दे चुका है। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पुलिस खुद ही बोल चुकी है कि मेरा असफलता है, मेरी फेल्युअर है, इसलिए मैं 5 लोगों को सस्पेंड करता हूँ। तो तो सस्पेंड हुए। तो एक ये तो सवाल मेरा और भी है, एक सवाल मेरा और भी है। एक बिहार की मंत्री का बयान आता है, वो कहते हैं कि उसका हाफ एनकाउंटर करना चाहिए था। अब ये हाफ हुँ। एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर, ये किस तरह के नैरेटिव को करने की कोशिश की जा रही है? एनकाउंटर करना ही क्यों है उस व्यक्ति का जिसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाफ एनकाउंटर किसी मामले में जायज़ नहीं है, अगर कोई आत्मसमर्पण कर दे। उस मामले में जब वो सामने से गोली चल रही है, तो पुलिस की प्रथम दायित्व तो होता है कि वो पैर पे गोली मारे, जिसको हाफ एनकाउंटर का एक रूल दिया जा रहा है। तो पैर पे गोली मारे, और तब जब सामने वाले के पास भी बंदूक हो। लेकिन जब सामने वाला ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसको एनकाउंटर जैसा शब्द का इस्तेमाल करना ही बिल्कुल मेरे समझ में तो नहीं आता है, कि तो हम एनकाउंटर इसे जैसा शब्द का इस्तेमाल एनकाउंटर नहीं करना। मान के पुलिस की गलती मान ले तो ये ठीक रहेगा ना? बिल्कुल, पुलिस खुद मान रही है। पुलिस ने 4-5 लोगों को सस्पेंड किया है, पुलिस तो खुद अपनी गलती मान रही है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, यानी कि मानसिक रूप से वो कमज़ोर था, या वो समस्याएँ थी, मानसिक समस्याएँ थी उसमें थी। तो उसको जिस तरीके से गोली मारना, तो एक मान लो कि कोई पागल ही है या कोई मानसिक दिवालिया है, तो उसको गोली मारना एक अंतिम समाधान तो नहीं हो सकता ना। तो उसको तो इलाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना चाहिए था। आपने तो बिल्कुल अलग कर दिया है। बिल्कुल किसी मायने में सराहनीय कार्य तो बिहार पुलिस की नहीं हो सकती है। ये जरूरी सवाल ये है निखिल जी कि आखिरकार असली मामला क्या था जिस कारण से इस लड़के की कुछ का एनकाउंटर किया गया इस लड़के का। और एक तरफ एक पूरा तबका जो है, चाहे प्रशासन की बात करें, उसे अपराधी बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप एनकाउंटर अपराधी का ही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो नैरेटिव है, जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो एक देशभक्त लड़का था, वो समाज के छोटे छोटे मुद्दों को उठाता था। और दूसरी बात, मैं आप एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा, जब आप भरत तिवारी के अकाउंट्स को खंगालते हैं, देखते हैं, तो आप पाते हैं कि भरत तिवारी खुद एनकाउंटर के सपोर्टर थे। वो योगी के मॉडल के सपोर्टर थे, और आज उसी योगी मॉडल के शिकार हो गए जिसका वो समर्थन कर रहे थे। और छोटे छोटे ग्रामीण मुद्दे उठाकर वो लड़का मतलब वायरल हुआ था, और उससे उसकी बुरी तरह से उसे मारा गया। तो मेन कारण क्या था उसके उसकी उसके एनकाउंटर के पीछे का? भरत तिवारी, जैसे कि एक आरा में एक जगह है, गाँव है जमनिया। वो बहुत हम्म। प्रसिद्ध गाँव है, क्योंकि वो समस्या वहाँ आती जाती है। वहाँ आधा से अधिक गाँव डूब जाता है, वहाँ के लोग विस्थापित होते रहते हैं। तो उनके वीडियो में कई बार जमनिया गाँव के मुद्दा को उठाया गया था। साथ ही वीडियो में देखा भी जा सकता है कि वो गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों की बात करते रहे हैं। वो वीडियो में देखा गया है। जहाँ तक एनकाउंटर का समर्थन का बात है, तो एनकाउंटर भी एक सही है, एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर समाज में एक संदेश देता है कि अगर आप कानून के खिलाफ जाएँगे, कानून के पक्ष में नहीं हैं, जो संविधान हमें एक सबका एक साथ रह कर के एक एक नियम से चलने का जो बात करता है, अगर उसके नियम को आप विरुद्ध जाते हैं, तो एनकाउंटर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो अंतिम परिस्थिति में होना चाहिए। एनकाउंटर पहली चॉइस नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर सबसे आखिरी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। किसी व्यक्ति, अगर देखा जाए तो भरत तिवारी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, तो शायद कोई उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। मेरे हिसाब से, अगर मुझे लगता है, तो जैसे कि मीडिया हम्म। रिपोर्ट्स में भी आ रहे हैं कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस नहीं है। ऐसा कुछ तो पुलिस को भी उनके आपराधिक इतिहास को भी खंगालना चाहिए था एनकाउंटर करने के पहले। और एनकाउंटर में एक चीज़ और है, एनकाउंटर के लिए एसआईटी जो बनी थी उनके पकड़ने के लिए, एसआईटी के द्वारा ये एनकाउंटर किया गया है। थाना, वो जो जो शाहपुर थाना या कुछ जो लोकल थाना है, वो हमेशा प्रयास करती रही कि ये आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी पुलिस के द्वारा, उसके द्वारा ये प्रयास किया गया और उसके द्वारा एनकाउंटर किया गया। एक जरूरी सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि उनके परिवार के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि पिता और भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, आरोप है कि उन्होंने हथियार छिपाने में मदद की।
ऐसे मामलों में परिवार को आरोपी बनाए जाने को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या यह जांच का स्वाभाविक हिस्सा है, या फिर इससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं इससे? क्योंकि आम जनता के मन में यह धारणा बन रही है कि जिस परिवार ने न्याय की मांग की उसी परिवार पर जो है मुकदमे दर्ज हो गए। बिल्कुल, किसी के परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करना अगर आपके पास साक्ष्य है तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि उसके माँ जो है और पिता दोनों ने उसको रोकने की कोशिश की। अगर एक वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है उसके माँ उसके पिता दोनों ने पुरजोर कोशिश की कि ये पुलिस से ना भिड़े। तो ऐसे में उसके पिता पे कहना कि ये साक्ष्य को छुपा रहे हैं, पता नहीं, ये तो एक जांच का विषय है। इसमें आगे क्या पुलिस जांच करती है, या कोई जो एक टीम भी गठित कर किया गया है कि हाई कोर्ट के जज के निर्देश में एक टीम भी घोषित किया गया है, तो टीम क्या जांच रिपोर्ट करती है। लेकिन जहां तक अभी तक ऐसा दिख रहा है कि उसकी माँ और उसके पिता दोनों ने कोशिश की कि ये हथियार डाल दे और पुलिस के साथ जाए, पुलिस का सहयोग करे। तो ऐसे में एफआईआर का जो शुरुआती और जो भी बुनियादी शुरुआत है, किसी मामले में सही नहीं लग रहा है, क्योंकि परिवार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ये मुख्य धारा में आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन एक पुलिस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं, क्योंकि अगर इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम देखते हैं, तो अगर भरत वास्तव में अवैध हथियार लेकर घूम रहा था, तो उस हथियार का स्रोत क्या था? क्या पुलिस ने उस दिशा में कोई बड़ी जांच शुरू की है? कोई, क्योंकि सिर्फ एनकाउंटर से ही जांच काफी नहीं है ना, यह भी जानना जरूरी है कि हथियार उसके पास पहुंचा कैसे, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कोई नेटवर्क है? क्या पुलिस विफल है इस मामले में भी कि बिहार में क्राइम नहीं रुक रहा है? बिल्कुल, पुलिस को जाँच करनी चाहिए कि आखिर उसके पास हथियार कहाँ से आए। ये तो बात की विषय है। अभी का जो मुद्दा है, जिस तरीके के एनकाउंटर हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर के बात चल रही है। ये तो पुलिस की जाँच की विषय है कि हथियार कहाँ से आया। ऐसे ये कोई पहला मामला नहीं है भरत तिवारी का। बिहार में हज़ारों लोग हैं जिनके पास अवैध हथियार है। पुलिस उस पे पता नहीं क्या कर रही है। अवैध हथियार को रखने के लिए वो एक्ट भी होता है, आर्म्स एक्ट भी होता है। तो उसके ऊपर भी आप कानून लगा सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन भरत तिवारी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब उनके ऊपर तो आर्म्स एक्ट लग नहीं सकती है। हालाँकि जो उनके परिवार के ऊपर लगाया गया, पता नहीं कौन-सा एक्ट लगाया गया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से अपराध की बात आप बोले बिहार में, तो अपराध तो बढ़ रही है, सभी जगह है, अपराध है, लेकिन इसको कंट्रोल कितना किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। अपराध तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कह सकते हैं, अपराध कोई भी कर सकता है, लेकिन पुलिस और जो प्रशासन है, वो उस पर कंट्रोल कितना कर रहा है, कितना कंट्रोल का रेशियो क्या है, ये सबसे बड़ी विषय है। तो बिहार सरकार इस पे क्या कर रही है, देखना है आगे इस पे क्या निर्णय दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की रिप्लिका की तरह काम मतलब करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि आप एक पूरी तरह से उनकी एक्टिविटीज को देखें या उनकी कार्यशैली को देखें, चाहे वो बुलडोजर एक्शन की बात हो, चाहे वो आदमी देखकर अटैक की बात हो, चाहे एनकाउंटर की बात हो, तो अब ये एक अलग तरह का मैसेज दे रहे हैं, जिससे क्या है ना कि समाज में टूट की जो है एक नया नया अवधारणा शुरू हो गया है। लोग टूटना शुरू हो चुके हैं, लोग एक दूसरे को फेसबुक पे गाली दे रहे हैं, जाति जाति धर्म धर्म किए जा रहे हैं। तो हम आपको क्या लगता है कि ऐसे राजनीति का स्थान हमारे समाज में है? हमारे समाज और हमारा संविधान है, किसी भी सूरत पे जाति को बढ़ाने का अधिकार नहीं देता है। जाति की राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। किसी मामले में अगर कहीं भी किसी भी तरीके से जात के नाम पे राजनीति हो रही है और किसी एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, तो संवैधानिक रूप से भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे हमारा समाज भी कमजोर होगा, देश भी कमजोर होगा। तो एक तरफ देख रहे हैं कि भारी संख्या में नक्सलियों का हम प्रत्यापन कर रहे हैं, नक्सलियों को मुख्य धारा में ला रहे हैं, तो एक कोशिश भी सराहनीय है सरकार की। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि हमारे युवा जो भटकाव के रास्ते पर जा रहे हैं, उसको पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे युवाओं के लिए जो भटक रहे हैं, जो कम उम्र में 18 साल 20 साल की उम्र में कभी हथियार लहराते हुए फोटो फेसबुक पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया जा रहा है, ये भी एक जांच की विषय है। क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि ऐसे लोग कहीं फेसबुक पे अपना स्टेटस लगा देते हैं,
ये बंदूक के साथ, गोली के साथ, ये बिल्कुल किसी मामले में ये संवैधानिक नहीं है, कानूनी रूप से भी सही नहीं है। इसमें समाज में एक गलत मैसेज जाता है और समाज में जो शांति प्रिय लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, उनको एक डर का माहौल आता ही है कि भाई जब खुलेआम कोई गोली लेकर के घूमेगा, तो समाज कैसे वो सुरक्षित रह सकता है। और भय विहीन समाज की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, वो तो सार्थक नहीं हो सकता ना। अगर कोई खुले में बंदूक लेकर के घूमेगा, तो बिल्कुल किसी मामले में, भरत तिवारी मामले में भी अगर इसको देखा जाए, तो भरत तिवारी ने गलत किया। अगर वो एक एक्टिविस्ट थे, अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो कानून से तो बड़े नहीं थे ना। लेकिन उन्होंने बंदूक उठाया और गलत किया, बिल्कुल उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो सामने से जो एनकाउंटर किया गया, उसके ऊपर सवाल उठ रही है। भरत तिवारी का समर्थन बंदूक उठाने के लिए कोई सभ्य समाज या हमारा कानून या हमारा संविधान उनका समर्थन कभी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार के उस बयान की चर्चा भी हमें करनी चाहिए जो 2023 में उन्होंने दिया था कि एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा था कि ऐसे, उन्होंने भर्त्सना करते हुए कहा था कि हम इस तरह इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी के आसपास उनकी बात थी कि कैसे आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस तरह के एनकाउंटर्स। अपराधियों का सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। लेकिन आज नीतीश कुमार शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सरकार में हैं, और साथ में विपक्ष की बात भी करते हैं। विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन वो उस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं दिख रहा है जिस तरह से एक विपक्षी एकता में देखनी चाहिए, विपक्ष में देखनी चाहिए। चाहे वो तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे जनसुराज की बात हो, चाहे वीआईपी की बात हो, कोई भी इतना खुलकर विरोध इस बात का बड़ी स्तर पे विरोध नहीं कर रहा है जैसा होना चाहिए था। बिल्कुल, विपक्ष के पास क्या समस्याएं हैं विपक्ष जाने, लेकिन कहीं भी मेरा मानना है कि एनकाउंटर जो जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, एनकाउंटर अंतिम समाधान नहीं है। और ये हमारा संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है कि अंतिम समाधान कभी एनकाउंटर हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ कोर्ट है, कोर्ट में अगर कोई अपराधी है तो उसको कोर्ट में वहाँ उनको पेश कीजिए या फिर उनको संवैधानिक तरीके से उनको ट्रीट कीजिए। लेकिन विपक्ष के पास तो एक मुद्दा है, अच्छा मुद्दा है, पता नहीं विपक्ष क्या कर रही है। लेकिन कहीं कहीं सवाल आ रहे हैं, कहीं कहीं वो लोग, जैसे कि जनसुराज के लोग भी गए थे और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारती जी, वो भी गए थे। वहाँ के लोकल सांसद जो हैं वो भी गए थे। और देख रहे हैं बिहार में कहीं कहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल नेताओं के द्वारा इसके विरोध में कार्य किया जा रहा है, विरोध में मार्च निकाला जा रहा है। एक बहुत जरूरी सवाल ये है, क्योंकि बात यहाँ मानवाधिकार की भी आ जाती है। तो बात यह है कि क्या मानवाधिकार की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिसकर्मी भी जोखिम उठाते हैं एनकाउंटर करने के लिए। तो आपके अनुभव से ऐसा क्या है कि सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? कैसे इसके समन्वय इसका किया जा सकता है कि जो पुलिस की जोखिम है, चाहे वो अपराधी के साथ में जो टकराव है, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? पुलिस और जो आम लोग हैं या अपराधी है, तो समन्वय के साथ ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब पुलिस को एक विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके रक्षक हैं, हम हर एक मोड़ पे आपके साथ हैं, चाहे वो गलत है या सही है, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए कि जिस तरीके से अगर पुलिस एक तरफा कार्य करे, तो उसमें सवाल उठने चाहिए। उसमें जनता आप पे कैसे विश्वास कर सकती है, आम लोग उस पर कैसे विश्वास कर सकता है? तो ऐसे में देखा जाए कि जिस तरीके से अगर आपको जनता में विश्वास पैदा करना है, तो आपको आगे आना होगा, आपको वो मिसाल कायम करनी होगी, मिसाल देना होगा कि पुलिस जनता के लिए होती है और जनता की रक्षा के लिए ही वो आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ रही है, ऐसा उनको दिखाना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब अंत में मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। सवाल ये कि क्या इस पूरे विवाद के बीच शायद यही है कि क्या बिहार इस मामले में कोई सबक सीखेगा? और क्या पुलिस ऑपरेशंस के नियमों की समीक्षा होगी? क्या मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों से निपटने के मेरा लिए नहीं। नई व्यवस्था बनेगी? और क्या जाँच निष्पक्ष होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भरत आपकी आवाज नहीं आई, फंस गई है आपकी आवाज। मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल आपकी आपकी वीडियो फंस रही है। अच्छा, एक मिनट, फोन चेक करूं कहां गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, सवाल मेरा, निखिल जी, सबसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या बिहार इस मामले में कोई सबक सीखेगा? क्या पुलिस ऑपरेशंस के नियमों की समीक्षा होगी? क्या मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों से निपटने के लिए कोई नई व्यवस्था बनेगी? क्या जांच निष्पक्ष होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भरत तिवारी की मौत की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? इसके लिए बिहार सरकार ने एक टीम गठित किया है। हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के नेतृत्व में एक टीम को गठित किया गया है। बाकी देखना होगा कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, और पूरा उम्मीद है कि एक निष्पक्ष जांच होगी, और इस जांच में जो सही है, जो सही मायने में जो निष्कर्ष निकल के आएगा, वो लोगों के पास पेश किया जाएगा। और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर किसी मामले में सही नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि आप खुले में कानून का उल्लंघन करते हुए हथियार को लहराएं। तो दोनों किसी मामले में सही नहीं है। दोनों अपने जगह पे गलत हो सकते हैं, लेकिन भरत तिवारी भी गलत थे। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए तब, जब वो हथियार फेंक चुके थे। तो ये सवाल है। ऐसे में बिहार पुलिस पे भी एक सवाल है। अगर बिहार पुलिस पे जनता विश्वास करती है, तो उनको ये साबित करना होगा कि हाँ, हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनको सफाई देना होगा कि अगर वो गलती किए हैं तो उनको माफी मांगनी होगी, और उनको यह जनता के सामने मिसाल पेश करना होगा कि आगे से ऐसी कार्रवाई करते समय हम 10 बार सोचे, ताकि पुलिस पे विश्वास बना रहे। जनता हमेशा पुलिस पे विश्वास करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इसके लिए पुलिस को आगे आना होगा और उनको मिसाल मिसाल कायम करनी होगी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि मैं इस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया की बात भी जरूर करूंगा। सम्राट चौधरी ने तकरीबन 4 दिनों के बाद, यानी कि 20 तारीख को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि हम एसआईटी गठन कर रहे हैं, और जो सेवानिवृत्त जज हैं उनके नज़र में ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, क्या निष्पक्ष जांच हो पाती है, क्या इसके मतलब कि सही जानकारी सामने आ पाती है कि भरत तिवारी की हत्या की गई या एनकाउंटर किया गया। और सवाल तभी प्रशासन पर बने रहेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने ही लोगों को क्यों निकाला, क्यों सस्पेंड किया। अगर सस्पेंड किया, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ है जो पुलिस जानती है कि उनसे गलती हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अर्ली फैसला देने से ज्यादा जरूरी है कि इस पर पुलिस ही अपना रिपोर्ट सबमिट करे और सरकार अपनी बात बताए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। निखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद।